हेलो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट क्लास में एनसीईआरटी चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में 6.22 तक प्रॉब्लम कर लिए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नंबर 6.23 से आगे करेंगे। 6.23 क्वेश्चन नंबर 6.23 क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन कर रहा है अ फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर। चलिए डेटा कलेक्ट करते चलें। जो पावर यूज हो रहा है, यूज्ड पावर, ये दिया गया हमें 8 किलोवाट यानी 8000 वाट। SI यूनिट में काम करेंगे। नाउ पार्ट ए में क्वेश्चन कर रहा है हमसे डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। जो इंसिडेंट पावर है, इंसिडेंट पावर जो पावर आता है, ये आपको दिया गया कहां से? सोलर एनर्जी से, सोलर रेडिएशन से जो आ रहा है इंसिडेंट पावर, ये हमें दे रहा है 200 वाट पर मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर। If 20% of this energy can be converted to useful electrical energy, then how large an area is needed to supply 8 kilowatt? इस पावर का 20% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहे हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी इलेक्ट्रिक पावर, this will be equal to 20%, 20 by 100 of this energy, this power। अब ये हो गया हमारा this equal to 40 वाट पर मीटर स्क्वायर। इतने इलेक्ट्रिक पावर हमें मिल रहे हैं सोलर एनर्जी से। अब कितना एरिया होना चाहिए ये हमसे पूछ रहा है। मान लीजिए लेट नीडेड एरिया, जितनी एरिया की जरूरत है, जितने एरिया पर सोलर एनर्जी को जमा करना है, कलेक्ट करना है, तो वो नीडेड एरिया इक्वल टू ए मीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर में 40 वाट एनर्जी आ रहा है, 40 वाट पर मीटर स्क्वायर इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रहे हैं। तो ए मीटर स्क्वायर में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा, कितना इलेक्ट्रिक पावर होगा? यूनिटरी रूल लगा लीजिए। तो फिर पावर इन एरिया ए में जो पावर होगा, अब मैं इसको P से डिनोट कर रहा हूं, दिस पावर इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक भी लिख दीजिए, इलेक्ट्रिक पावर इन एरिया ए, P लिख दिया हमने इसको, दिस विल बी 40 इंटू ए। अब देखिए इतना पावर यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक पावर इतना यूज हो रहा है, इतना पावर इलेक्ट्रिक पावर जो है ए एरिया में आ रहे हैं। एंड सो जितना आवेगा उसी को कोई यूज करेगा। तो देयरफॉर 40 इंटू ए इक्वल टू 8000। सॉल्व कर दीजिए। नाउ 4 से इसको सॉल्व कर दिया, कितना हो गया 200। एंड सो नीडेड एरिया इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। अब बी पार्ट में हमसे क्वेश्चन किया गया है कंपेयर दिस एरिया टू दैट ऑफ रूफ ऑफ अ टिपिकल हाउस। कोई हाउस है, उसके रूफ के बारे में जानकारी हमें देनी है। तो 200 स्क्वायर मीटर के लिए, 200 मीटर स्क्वायर के लिए कितना बाई कितना लेंथ, कितना ब्रेथ रखेंगे आप रूफ का? ये तो डिफरेंट हो सकता है। तो रफली अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली लेंथ, जो रूफ है उसकी लेंथ हम ले रहे हैं 14 मीटर एंड ब्रेथ
भी ले रहे हैं 14 मीटर, तो फिर जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रूफ इक्वल टू 14 इंटू 14, 14 इंटू 14 196 मीटर स्क्वायर, यानी अप्रॉक्स 200 मीटर स्क्वायर हो गया। तो एक घर की छत 14 मीटर बाई 14 मीटर या 14.5 मीटर आप लेकर के रूफ बना सकते हैं। 200 स्क्वायर मीटर के अप्रॉक्स एरिया रखना पड़ेगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आपके पास में सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और कॉन्सेप्ट्स की मदद से आप प्रॉब्लम करते चलिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स के लिए बस अपना वीडियो देखते रहिए। आपके वीडियो में फुल नोट्स भी मैं तैयार करा दे रहा हूं, जिससे कि आप अपने स्कूल का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। और साथ में आईआईटी नीट में भी 100% स्कोर कर सकते हैं। चलिए 12 में भी इसी तरह के नोट्स मैं लिखाते चला जा रहा हूं यूट्यूब के ऊपर। अब 6.24 क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है बुलेट ऑफ मास 0.012 kg। चलिए डेटा के साथ चलते हैं। मास ऑफ बुलेट स्मॉल m से डिनोट कर दिया 0.012 kg एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड। जो बुलेट की स्पीड है इसको मैं लिख दे रहा हूं u, 0.012 kg मास है बुलेट की, इसकी स्पीड को 70 मीटर पर सेकेंड, मैंने इसको लिख दिया u। स्ट्राइक्स अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 0.4 kg। ब्लॉक की मास को मैं कैपिटल M लिख दे रहा हूं, 0.4 kg का ब्लॉक है, उसको हिट किया एंड इंस्टेंटली कम्स टू रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द ब्लॉक। ब्लॉक में एंटर कर गया है बुलेट और रेस्ट में आ गया है। द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय मींस ऑफ थिन वायर्स। ब्लॉक को सस्पेंड किया गया है सीलिंग से, छत से लटकाया गया है ब्लॉक को। मान लीजिए कि ये हमारा ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है ऐसे लटके हुए हैं छत से, इस तरह से सस्पेंडेड है ब्लॉक। अब ये ब्लॉक पर बुलेट को फायर किया गया। सपोज ये बुलेट है, बुलेट की मास को हमने स्मॉल m से डिनोट कर लिया है, ब्लॉक की मास को कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, बुलेट की स्पीड u से डिनोट कर लिए हैं। अब देखिए बुलेट जो है इसमें इंटर कर गया है और इंटर करने के बाद रेस्ट में आ गया है बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू द ब्लॉक। अब ये इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। नाउ यहां से बुलेट ब्लॉक सिस्टम आगे बढ़ेगा। लेट अस सपोज अब इसकी स्पीड हो गया v, मान लीजिए इसकी स्पीड हो गया v। अब ये ब्लॉक यहां से क्या होगा, ऐसे उठेगा ऊपर, ठीक है। ऐसे इस तरह से ये चलते हुए वर्टिकल सर्कल के अलाउंग ये चलते हुए ऐसे ऊपर जाएगा। मान लीजिए कि ब्लॉक आ गया यहाँ पे, थोड़ी देर में ये ब्लॉक आ गया यहाँ पे आ गया। नाउ इसको मैं डॉटेड करके दिखा दे रहा हूँ। सेकंड पोजीशन ऑफ ब्लॉक ये दिखा दे रहा हूँ डॉटेड करके। अब ब्लॉक जो है कितना ऊपर गया है इसको देखने के लिए सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास ले लीजिए, ठीक है। या फिर आप चाहें तो स्ट्रिंग के एक एंड से दूसरे एंड को भी देख सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं सेंटर ऑफ मास को पसंद कर रहा हूं। ये सेंटर ऑफ मास ब्लॉक बुलेट सिस्टम का, लेट अस सपोज ये सेंटर ऑफ मास। अब यहां से ये सेंटर ऑफ मास ऐसे ऊपर चलते हुए यहां तक आया, ठीक है। कितना ऊपर आया सेंटर ऑफ मास, अगला चैप्टर आ रहा है सेंटर ऑफ मास। कितना ऊपर गया, यहां से यहां सेंटर ऑफ मास, तो यहां से परपेंडिकुलर जरा ड्रॉ करके देखिए कितना ऊपर गया है, दिख गया हमें।
यहां से यहां तक कितना ऊपर गया सेंटर ऑफ मास, इसको मैं h सपोज कर दे रहा हूं, ठीक है ना, दिस इज h। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन कैलकुलेट द हाइट टू व्हिच द ब्लॉक राइजेस। अब इसके आगे ब्लॉक नहीं जा रहा है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड 0 लीजिए, बुलेट इसके अंदर में है, ये बुलेट को भी दिखा दीजिए, बुलेट ब्लॉक के अंदर में है और ये बुलेट ब्लॉक सिस्टम h हाइट तक ऊपर राइज करा, कैपिटल V, फाइनल स्पीड सिस्टम का 0। अब आगे क्वेश्चन है हमारा, ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक। जैसा कि आप पढ़े हैं, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन या इनलास्टिक कोलिजन में कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, नॉन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, जैसे हीट, साउंड, ठीक है, इस तरह के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं काइनेटिक एनर्जी। यही लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गया, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले कोलिजन की बात करते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक या बिटवीन बुलेट एंड ब्लॉक, इस कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन सबसे पहले लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया है कि कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट, इसमें इंटरनल फोर्सेस काम करते हैं एंड सो लीनियर मोमेंटम टोटल सिस्टम का कंजर्व होता है। तो लगाइए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिफोर कोलिजन बुलेट में मोमेंटम कितना है, m इंटू यू, ब्लॉक की मोमेंटम कितना है 0, क्योंकि ब्लॉक इनिशियली u मैं बोल देता हूं, u b बोल देता हूं ब्लॉक की स्पीड, दिस इज 0, ब्लॉक रेस्ट में है एंड सो मोमेंटम ब्लॉक का बिफोर कोलिजन 0। आफ्टर कोलिजन बुलेट ब्लॉक एक हो गया है, दोनों एक साथ चल रहा है v स्पीड से, तो फिर बुलेट का मास प्लस ब्लॉक की मास एक साथ ले लीजिए इंटू स्पीड v। देखिए यहां से v निकल गया, m इंटू यू अपॉन, मैं कैपिटल M को पहले लिखते रहा हूं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m। चलिए इक्वेशन नंबर 1। न्यूमेरिकल वैल्यू यहां भी हम पुट कर सकते हैं, भी निकाल सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो इसलिए कोशिश करिए कि आगे बढ़ के फाइनल स्टेप पर न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज करिए। इस तरह से टाइम सेविंग भी मैं आपको बता रहा हूं। नाउ अब जो है आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दीजिए। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नाउ यहां पे हाइट 0, इनिशियल हाइट hi 0, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 लीजिए लोएस्ट पोजीशन पर, जैसा कि मैं बोला हूं हाइट 0 लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली लोएस्ट पॉइंट पर 0 ले लीजिए, इससे आपको थोड़ी सुविधा होगी। अब यहां से यहां h हाइट पर, h हाइट यहां से यहां तक सेंटर ऑफ मास का हो गया, तो फिर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी UF, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m G इंटू H। देखिए बच्चों यहां पर काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या होगा, सिस्टम का स्पीड है v सिस्टम का, तो हाफ m प्लस m v स्क्वायर, ठीक है। या तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां लीजिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहां लीजिए, या फिर लॉस गेन करिए काइनेटिक एनर्जी में। जैसा कि देख रहे हैं लॉस हो गया है, यहां से यहां तक स्पीड 0, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपकी इच्छा हो, चलिए मैं लगाता हूं लॉस गेन के फॉर्म में, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ये लगाइए। नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ब्लॉक के मास, बुलेट के मास। अब लॉस निकाल रहे हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का माइनस हाफ m प्लस m v स्क्वायर, स्पीड 0, काइनेटिक एनर्जी 0, तो माइनस 0 लिखना नहीं है। चलिए नेक्स्ट, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m G H, बाद की पोटेंशियल एनर्जी माइनस पहले की पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। अब यहां से
जैसा कि देख रहे हैं m प्लस m कैंसिल हो गया, h इक्वल टू चाहिए हमें, तो फिर कितना होगा v स्क्वायर न्यूमरेटर में डिवाइड बाई 2g। अब v का वैल्यू रखिए इक्वेशन 1 से, एम स्क्वायर यू स्क्वायर, v का स्क्वायर कर रहे हैं, v का स्क्वायर एम स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई m प्लस m स्मॉल m कैपिटल M प्लस स्मॉल m का स्क्वायर अलग अलग कर लीजिए स्क्वायर डिवाइड बाई 2g डिवाइड बाई 2 इंटू जी, चलिए इंटू भी कर देते हैं 2 इंटू जी। अब सबकी वैल्यू रख लीजिए। नाउ m स्मॉल m कितना 0.012, ठीक है, बुलेट का मास 0.012। नेक्स्ट स्क्वायर कर लें, यू स्क्वायर, यू कितना 70 का स्क्वायर कर लें, नीचे दोनों के मास को ऐड कर लीजिए m प्लस m, तो कितना हो जाएगा 0.4412, 0.412, ये टोटल मास हो गया, होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर कर दें, इंटू 2g की वैल्यू 9.8 ले लीजिए, और चलिए जरा इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है। चलिए मैं भी कैलकुलेट करता हूं। Now this height is 0.212 meter, 0.212 meter, 0.212 meter। चलिए बच्चों हाइट निकल गया। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है हीट, तो निकाल लीजिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। जितना काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का लॉस होगा वो हीट में कन्वर्ट करेंगे। दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी यदि हमसे नहीं बोला गया है तो फिर हम समझेंगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रहा है। अब निकालने के लिए, लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू को माइनस करते हैं, तो करिए हीट प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन में क्या है लैंग्वेज हमारा, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड इन ब्लॉक इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इनिशियली हाफ एम यू स्क्वायर, बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी है, ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में है, तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी 0। ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम सिस्टम का मास इनटू स्पीड स्क्वायर वी स्क्वायर आफ्टर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है, पूरे सिस्टम का स्पीड है भी, तो पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सिस्टम की हाफ इनटू सिस्टम की मास इनटू वी स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के लिए थोड़ा इसको स्मॉल साइज में लाइए, एम यू स्क्वायर, स्मॉल एम है बुलेट की मास, माइनस हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब भी का स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर का स्क्वायर एम स्क्वायर यू स्क्वायर स्मॉल एम बुलेट की मास यू स्क्वायर, नीचे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर करें। अब यहाँ से एक कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कैंसिल हो गया। अब देखिए हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लीजिए, कॉमन जितना लेंगे सोल्यूशन उतना छोटा होगा, फिर सोल्यूशन आसान हो जाते हैं। 1 माइनस यहाँ से निकल गया, अब यहाँ से हाफ निकल चुके हैं, ठीक है, एक m निकल गया, तो फिर एक m बचेगा स्मॉल m न्यूमरेटर में, एक m निकल चुका है, यू स्क्वायर निकल चुका है, तो कैपिटल m प्लस स्मॉल m। अब इसको सॉल्व करिए, हाफ m यू स्क्वायर माइनस कर दें कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एलसीएम में गया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस स्मॉल m, कैपिटल M बच रहे हैं। चलिए हो गया सोल्यूशन बिल्कुल छोटा, तो अब सॉल्व कर दीजिए। नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m कितना 0.012 u 70 इंटू 70 का स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर, कैपिटल M कितना 0.4 अपॉन
कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम कितना, दोनों को ऐड करें तो 0.412, 0.412 नाउ इक्वल टू, चलिए कैलकुलेट करिए, देखिए कितना हीट आता है। दिस इज 28.5 जूल, 28.5 जूल। इस तरह से बच्चों बहुत आराम से आप काम कर सकते हैं, पूरी कॉन्सेप्ट आपके पास में है और कॉन्सेप्ट्स आपके परफेक्टली भाया एनसीईआरटी एंड भाया द बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, हैलिडे रेसनिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स की मदद से मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, जिससे कि आप कोई भी बुक वर्ल्ड की सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले एनसीईआरटी हम लोग कर लें, उसके बाद में फिर जैसे एस सी वर्मा, एरोडोम सब आप करते आ रहे हैं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि दिख रहा है 6.25 में 2 इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स, ठीक है ना, 2 फ्रिक्शनलेस ट्रैक दिख रहा है हमें। चलिए ट्रैक को ड्रॉ करते हैं। 2 इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक्स हैं, स्मूथ ट्रैक्स हैं। एक ट्रैक थोड़ा बड़ा है, दूसरा ट्रैक जो है थोड़ा छोटा है। ये है ट्रैक हमारा, ठीक है। एक ट्रैक थोड़े बड़े हैं, दूसरे ट्रैक थोड़े छोटे हैं। चलिए नाउ पॉइंट है यहाँ पर ए, पॉइंट यहाँ पर बी, पॉइंट यहाँ पर है सी। नाउ जैसा कि दिख रहा है पॉइंट ए का हाइट सी से बता दिया गया है, पॉइंट ए का हाइट सी से बता दिया गया है, एच ये बता दिया गया है। एंड एंगल थीटा वन जिसका वैल्यू दिया गया है आपको 30 डिग्री, एंगल थीटा 2 जिसके वैल्यू दिए गए हैं 60 डिग्री। दोनों ए बी और ए सी ट्रैक जो है स्मूथ हैं। अब आगे क्वेश्चन है, 2 inclined frictionless track, one gradual and other steep, meet at A, from where 2 stones are allowed to slide down from rest, one on each track. Will the stone reach the bottom at the same time? Will they reach there with the same speed? चलिए बच्चों, सबसे पहली बात तो यहाँ से जो आप रेस्ट से छोड़े हैं एक स्टोन को, थोड़ा आगे करके दिखा रहे हैं देखने के लिए। अब इसको मैं स्टोन नंबर 1 बोल दे रहा हूं, ठीक है, इसको बोल दे रहा हूं स्टोन नंबर 2। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रॉब्लम ने कहा है 0, u0, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी प्रॉब्लम ने कहा है 0, u0। अब यहां से चला बिल्कुल जब आया लोएस्ट पॉइंट पर, जब आया यहां पर, जब आया स्टोन, इस समय इसकी जो वेलोसिटी है इसको v1 सपोज कर दिया। बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर जब आया स्टोन, तो इस समय जो इसकी वेलोसिटी है इसको v2 सपोज कर दिया मैंने। अब देखिए a से b कितना नीचे आया स्टोन, h, a से c कितना नीचे आया स्टोन, h। अब लोएस्ट पॉइंट जो स्टोन का है, इस लोएस्ट पॉइंट पर h की वैल्यू 0 लीजिए, इसको hi कर देता हूं मैं पहचानने के लिए। इनिशियल हाइट 0, पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0, ठीक है। अब इनिशियल पॉइंट आप ए को भी मान सकते हैं, बी को भी मान सकते हैं फॉर पोटेंशियल एनर्जी, आपकी मर्जी पर है, लेकिन लोएस्ट पॉइंट पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी 0 लीजिए, तो इससे आपको इजी फील होगा, ठीक है। चलिए अब ए से बी आया ऑब्जेक्ट, कितना नीचे आया, h, लगाइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी 6.25 नाउ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ए से बी, ए टू बी कर दीजिए, ए टू बी पाथ में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी
गेन इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना, हाइट में लॉस h तो mg इनटू लॉस इन हाइट, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना, तो बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर माइनस पहले का काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर 0, m से m कैंसिल हो गया, v1 इक्वल टू अंडर रूट 2gh। सिमिलरली a टू c के लिए बिल्कुल सेम काम, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, हाइट नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे आया है, एंड सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है, तो फिर इसके लिए भी mgh इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर। देखिए m से m कैंसल, ठीक है। टू आइडेंटिकल फ्रिक्शनलेस ट्रैक है। बॉडी का मास तो सेम नहीं बोला है, तो चलिए मैं इसको m डैश कर देता हूँ, m डैश कर देता हूँ इसको, m डैश बॉडी का मास। ना v2 रूट लीजिए, v2 स्क्वायर 2gh अंडर रूट, ये हो गया 2gh। अब देखिए बच्चों, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है will they reach there with same speed। आंसर हमारा होगा यस। चलिए आंसर हमारा हो गया यस, v1 इज इक्वल टू v2। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, अभी इसका जरूरत पड़ सकता है आगे। अब नेक्स्ट पार्ट में, अरे फर्स्ट पार्ट में था will the stone reach bottom at same time। अब ये चला, जैसा कि पढ़े हैं स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर एक्सेलरेशन क्या होता है, g sin थीटा, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आप पढ़े हैं, चाहे तो वहां से आप मदद लीजिए। नाउ फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन को मैं a2 बोल दे रहा हूँ, एक्सेलरेशन a2 ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन g sin थीटा, g sin थीटा 2 एक्सेलरेशन हो गया, 1d मोशन है, लगा दीजिए a टू b, a से b के लिए v इक्वल टू u प्लस ए टी, v1 टाइम को कर देते हैं t1, एक्सेलरेशन को a1, u तो 0 है। नाउ v1 इक्वल टू a1 g sin थीटा 1 इनटू टाइम t1। अब यहाँ से t1 निकाल लीजिए, t1 इक्वल टू क्या होगा, v1 अपॉन g sin थीटा 1। चलिए इक्वेशन इसको 3 कर लेते हैं। सिमिलरली a टू c यदि लेते हैं तो भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर लगाइए 1d मोशन है ऑब्जेक्ट में, 1 डायमेंशनल मोशन है, स्ट्रेट लाइन के अलाउ मोशन, तभी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए को a2 कर दीजिए, टाइम को t2 कर दीजिए, इस पाथ में टाइम को t1 कर लीजिए, इस पाथ में चलने के टाइम को t2 कर लीजिए, t2 टाइम कर लीजिए। नाउ फिर यहां से हमें निकल जाएंगे, दिस इक्वल टू u0 a2 g sin थीटा 2, a2 g sin थीटा 2 into टाइम t2, तो फिर therefore t2 इक्वल टू क्या होगा, t2 इक्वल टू ये हो गया हमारा v2 अपॉन g sin थीटा 2। इक्वेशन नंबर 4 बोल लीजिए। और देखिए जरा, v1 v2 की वैल्यू तो सेम है, न्यूमरेटर सेम है, बट डिनोमिनेटर में साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 डिफरेंट हो गया, तो क्या कहेंगे, t1 नॉट इक्वल टू t2। एंड सो फर्स्ट पार्ट में हमारा जो आंसर होगा नो, जैसे पूछा है क्या दोनों के चलने का टाइम सेम होगा, हमारा आंसर होगा नो। अब देन इसके बाद फिर हमसे पूछा है मतलब टाइम आर नॉट सेम, t1 नॉट इक्वल टू t2, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है t1 t2, थोड़ा अच्छे से लिख दें, t1 t2। चलिए अब नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया है आगे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए गए हैं एंड हमसे वैल्यूज पूछे जा रहे हैं, t1 की वैल्यू निकालो, t2 की वैल्यू निकालो। तो जैसा कि देख रहे हैं v1 v2 की वैल्यू मालूम है, रख दीजिए, इक्वेशन 3-4 में रखिए, थीटा 1 थीटा 2 का वैल्यू रखिए, तुरंत निकल जाएगा वैल्यू।
निकालते हैं। पहले हम निकाल रहे हैं T1। तो T1 इक्वल टू बाई इक्वेशन 3 से T1 इक्वल टू V1 अंडर रूट 2GH अपॉन G साइन θ1 साइन 30 डिग्री। नाउ दिस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2G की वैल्यू आप चाहे तो एक रूट में ले जा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 9.8 इंटू एच की वैल्यू प्रॉब्लम में 10 दे रखा है, जी की वैल्यू 9.8 साइन 30 डिग्री 1/2। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व करके देखिए क्या आता है। 2√2 सेकेंड, ठीक है, एक रूट में ले आइए तुरंत निकल जाएगा। 2√2 सेकेंड। नाउ फिर T2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 4 में V2 का वैल्यू रख दीजिए। बाई इक्वेशन 4 T2 इक्वल टू अंडर रूट V2 की वैल्यू ये भी है अंडर रूट 2GH अपॉन G साइन θ2 साइन 60 डिग्री। चलिए इसको मैं G को अंदर ले जाकर के आपको एक सोल्यूशन कर देता हूं मैं तुरंत। 2GH G को कर दिया रूट के अंदर तो G स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। साइन 60 डिग्री इसके नीचे दिस इज अंडर रूट 3/2। नाउ एक G से एक G कट गया और H की वैल्यू 10 है, G 9.8 अप्रॉक्स दोनों इक्वल। तो इसको यदि आप कैंसिल कर दीजिए तो बच गया आपको √2 गया ऊपर 2√2, ये हो गया 2, ठीक है। 2 न्यूमरेटर में जाएगा 2√2 बाई अंडर रूट 3 सेकेंड। इस तरह से निकल गए हमें टाइम की वैल्यू, ठीक है। अब V1 V2 का भी वैल्यू मांगा है, ठीक है। चलिए तो जरा V1 V2 की वैल्यू निकाल दीजिए। अंडर रूट 2GH, ओके, अंडर रूट 2GH कर दें, V1 V2 की वैल्यू रख दें तो आपको निकल जाएंगे। V1 V2 निकल जाएंगे। प्रॉब्लम में पूछ रखा है V1 V2 के वैल्यू, अब उसको भी निकाल करके देख लें क्या होता है V1 V2। तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू अंडर रूट 2GH। नाउ दिस इक्वल टू अंडर रूट 2। चलिए जल्दी के लिए G का वैल्यू मैं 10 कर दे रहा हूँ, H की वैल्यू 10, ठीक है। तो √2 इंटू 10 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 14.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 9.8 10 दोनों लेकर के करते रहिए, आंसर आपको मिलते रहेंगे। थोड़े से डिफरेंस कभी कभी आते हैं, बट यदि आंसर आपके पास में है तो फिर राउंड ऑफ कर दीजिए, आंसर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 6.26 में क्या है। 6.26 अब ये प्रॉब्लम कर रहा है 1 kg ब्लॉक सिचुएटेड ऑन अ रफ इंक्लाइन इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। चलिए फिगर प्रॉब्लम में दे रखा है, हम लोग भी फिगर ड्रॉ कर लें। ये ऐसे दिए गए हैं, ट्रैक दिया गया है। नाउ यहाँ पे एक पुल्ली लगे हुए हैं, पुल्ली से इधर एक स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल एक स्प्रिंग लगे हैं जो इस तरह से कनेक्टेड है। अब स्प्रिंग का कांस्टेंट की दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर। फिर इससे जो स्प्रिंग आगे बढ़ा है तो इसमें लगाए गए हैं एक बॉडी, जिस बॉडी का
मास दिखा रहा है 1 kg, मास ऑफ बॉडी इज 1 kg दिखा रहा है प्रॉब्लम में। अब ये जो एंगल है, ये एंगल हमें दे दिया गया है, ठीक है, इसको मैं थीटा बोल दे रहा हूँ, बट थीटा की वैल्यू दे दिया गया है 37 डिग्री। और बच्चों मैंने आपको जैसा कि वेक्टर के समय सिखा दिया था कि यदि किसी ट्रायंगल में, जो राइट एंगल ट्रायंगल में, यदि ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, तो ये एंगल होते हैं 37 डिग्री स्मॉल साइड के सामने के एंगल, और ये एंगल होता है 53 डिग्री। इस राइट एंगल ट्रायंगल को हमेशा याद रखिए। अब क्वेश्चन में आगे बढ़िए। द ब्लॉक रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ स्प्रिंग इन अनस्ट्रेच पोजीशन। ब्लॉक को इस समय हम छोड़ रहे हैं रेस्ट से, अभी स्प्रिंग में कोई स्ट्रेचिंग नहीं है इस समय। इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का 0 और चेंज इन लेंथ इसमें अभी है 0, कोई चेंज इन लेंथ नहीं है इस समय स्प्रिंग में, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब हम ब्लॉक को जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, ब्लॉक जाएगा नीचे, स्प्रिंग को खींचेगा, ठीक है, फिर कहीं ना कहीं ब्लॉक, कहीं ना कहीं ये जो ब्लॉक है ये रुक जाएंगे। तो मान लीजिए कि ये ब्लॉक चलते 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 यहाँ पर आया और यहाँ पे रुक गया, तो इसकी भी फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं यहाँ तक, ठीक है, अब एक एंड से ले रहे हैं, चलिए हम लोग एक एंड से ही ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट इसको मैं x बोल दे रहा हूँ। अब जितना डिस्प्लेसमेंट होगा ब्लॉक में उतने ही स्प्रिंग खिंचाएगा, तो एलोंगेशन इन स्प्रिंग x हो गया। अब ये x की वैल्यू प्रॉब्लम ने दे दिया है हमें कितना, द ब्लॉक मूव्स 10 सेंटीमीटर डाउन इंक्लाइन प्लेन बिफोर कमिंग टू रेस्ट, x की वैल्यू 0.1 मीटर ये दे दिया गया है। अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमसे मांगा गया है, ब्लॉक चला है, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के सपोज कर लीजिए, ये हमें चाहिए। नाउ assume that the spring has negligible mass and pulley is frictionless। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको पीछे कई सारे प्रॉब्लम एनसीईआरटी का करवाया, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क है दैट इज चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी करते हैं, यही कॉन्सेप्ट है हमारा। और मेन कॉन्सेप्ट ये कहाँ से आया है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पर गौर करिए। टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये है मास्टर इक्वेशन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, इसको लगा दीजिए। चलिए मैं इसको लगा रहा हूं अभी, क्योंकि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी के 2-3 एग्जाम्पल कर चुके हैं। अब इसमें मैं लगा देता हूं मास्टर मेथड, ठीक है, मतलब तो वर्क डन बाय टोटल फोर्स निकाल लीजिए, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस निकाल लीजिए, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर लीजिए। आइए निकालते हैं वर्क डन, बट फ्रिक्शन चाहिए हमें, तो इसके लिए फोर्सेस तो दिखाना होगा, जैसा कि फ्रिक्शन में पढ़े हैं। नाउ बॉडी का वेट दिखाया mg, फिर जैसे रिजॉल्व करते हैं परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन एंड पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन, जैसे रिजॉल्व करते हैं mg को, रिजॉल्व करिए ये एंगल थीटा, तो ये एंगल हमारा क्या होगा थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या होंगे mg cos थीटा, mg cos थीटा, फिर ये कंपोनेंट क्या होगा mg sin थीटा, फिर सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा बॉडी पे, इसको r ले लिया। अब हम पहले फ्रिक्शन का पता लगा लेते हैं सबसे पहले, चलिए तो फ्रिक्शन का पता लगाते हैं। फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इक्वल टू क्या होता है म्यू के इनटू r, और देखिए बट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन कोई मोशन नहीं है, एंड सो r इक्वल टू क्या होगा mg cos थीटा, ये हो गया म्यू के, r के जगह mg cos थीटा, mg cos थीटा।
नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, W मैं यहाँ फ्रिक्शन कर देता हूँ, वर्ड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दिस इक्वल टू माइनस एफ के इंटू एक्स। क्यों आपने पढ़ा है, वर्क की कॉन्सेप्ट लिया है कि फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क क्या होता है माइनस एफ एस, तो माइनस एफ इंटू एस यानी डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इक्वल टू माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स। अब वर्क डन बाय आर क्या होगा, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर आर परपेंडिकुलर। वर्क डन बाय एम जी कॉस थीटा क्या होगा, 0, क्योंकि एम जी कॉस थीटा पर डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्स इन ब्लॉक इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एम जी कॉस थीटा, तो इनका वर्क होगा 0। एम जी साइन थीटा से कितना वर्क होगा, तो वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा से वर्क डन, इसको मैं W1 कर दे रहा हूं, दिस इज एम जी साइन थीटा, जिधर एम जी साइन थीटा उधर ही डिस्प्लेसमेंट x, जो डिस्प्लेसमेंट x हुआ है ऑब्जेक्ट में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा है, तो इंटू एक्स पॉजिटिव। फिर स्प्रिंग भी वर्क कर रहा है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग या कहिए स्प्रिंग फोर्स से वर्क। अब आप जैसा कि पढ़े हैं, जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग अपने तरफ खींचता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जो फोर्स स्प्रिंग लगाता है क्या होता है, एफ एस इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, जहां के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है इंक्रीज इन लेंथ। नाउ दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स से वर्क निकाला था, क्या मिला था, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। चलिए बच्चों, सभी फोर्स से वर्क निकाल लिया हमने, जितने फोर्सेस थे, और मैंने आपको सिखाया था कि बहुत सारे फोर्स यदि आता है तो सारे फोर्स को रिजॉल्व कर लीजिए अलोंग लाइन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन। परपेंडिकुलर लाइन ऑफ मोशन पे परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा उसका वर्क हो जाएगा 0, फटाफट सारे वर्क यूं निकल जाएंगे आपके। चलिए, तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, यहां पर स्पीड 0, यहां पर भी स्पीड क्या है 0, ऑब्जेक्ट का स्पीड रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट एक्स डिस्प्लेसमेंट होने पर रेस्ट में आया है ऑब्जेक्ट, एंड सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल टू 0। नाउ लगा दीजिए बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, टोटल वर्क डन या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ टोटल वर्क डन चेक करिए, माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स, फ्रिक्शन का वर्क, एम जी साइन थीटा का वर्क, दिस इज एम जी साइन थीटा इंटू एक्स। फिर स्प्रिंग फोर्स से वर्क माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, सबको x से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x, दोनों तरफ x से डिवाइड कर दीजिए या मनी में डिवाइड कर दीजिए, x से x कैंसल, x से x कैंसल, एक x से एक x कैंसल, 0 बाय एनीथिंग इज 0। नाउ बच गया हमारे पास में माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, इसमें से एम जी कॉमन कर लेते हैं सोल्यूशन के लिए। अब थोड़ा सा हमें देखना होगा, एम जी ले लिया हमने कॉमन इन दोनों टर्म में से, तो देखिए क्या बचेगा, पॉजिटिव वाले को मैं पहले लिख देता हूं, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, नाउ हाफ के एक्स स्क्वायर को सोल्यूशन के लिए थोड़ा मैं राइट साइड कर देता हूं, थोड़ा सोल्यूशन आसान हो जाएगा आपका, हाफ के एक्स, एक एक्स तो कट चुका है, ठीक है ना, इक्वल टू ये 0 है, तो ये लेगा इधर, तो हाफ के एक्स हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल सोल्यूशन एकदम छोटा हो गया है। अब आप फटाफट सॉल्व कर दीजिए, आंसर एनसीईआरटी का गलत नहीं होता है कभी, इसलिए ध्यान रखिएगा, आंसर आपका मैच हो जाना चाहिए, ठीक है।
एंड सो अच्छी बुक करने का यही सब फायदा होता है कि अच्छी बुक्स में गलतियां नहीं होती है, कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप होता है। इतना अब रखते हैं बैलेंस, ठीक है। एम कितना है 1 kg, जी ले लेते हैं 10, थोड़ा सा जल्दी से काम हो जाएंगे, ठीक है। एम की वैल्यू लिया, जी की वैल्यू मैंने 10 कर दिया है। साइन थीटा, थीटा क्या है 37 डिग्री, तो साइन थीटा साइन 37 डिग्री लीजिए 3/5 माइनस म्यू के कॉस थीटा कॉस 37 डिग्री 4/5 नाउ राइट साइड हाफ, के की वैल्यू 100, एक्स की वैल्यू 0.1। नाउ अब यहाँ से 10 को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। 100 में से हटा, ये 10 को हटा दिया। नाउ यहाँ से एलसीएम ले रहा हूँ, 5 लिया हमने एलसीएम। नाउ ऊपर हो गया 3 माइनस म्यू के इंटू 4, ये रह गया। राइट साइड कितना हो गया, राइट साइड हो गया हमारा 10 इंटू 0.1, यानी कि ये हो गया 0.1 नहीं 1 सॉरी 1/2, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए, 3 माइनस 4 म्यू के, इसको मैं पूरा फाइनल करता हूँ आपके सामने। नाउ 5/2 को 2.5 कर देता हूँ। चलिए नाउ 3 माइनस 2.5 ले आया इधर इसको, 4 म्यू के देयरफॉर म्यू के इक्वल टू कितना हुआ 0.5/4 इक्वल टू, सॉल्व कर दिए तो 0.125, ये है म्यू के। चलिए बच्चों इस तरह से इसमें हम लोगों ने मास्टर मेथड लगा दिया। मास्टर मेथड कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम को। कभी भी बॉडी ऊपर नीचे करे, पूरे फिजिक्स में कभी भी बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में देखिए कि चेंज हो रहा है इन एनी चैप्टर ऑफ फिजिक्स, तो वहां पर ये सबसे बढ़िया तरीका है कि टोटल वर्क डन निकाल लीजिए सारे फोर्स से एंड इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करिए, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाइए, तुरंत प्रॉब्लम क्लिक हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। चलिए बच्चों बहुत अच्छा प्रॉब्लम एनसीईआरटी का कलेक्शन है। और नेक्स्ट चैप्टर अब आ रहा है आपका सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल डायनामिक्स, द बेस्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स माना जाता है। इसके लिए रिवीजन आप लोग जारी कर दीजिए, कहाँ से, वेक्टर से लेकर के और ये जो अभी पढ़ रहे हैं यहाँ तक वर्क एनर्जी पावर चैप्टर तक यूज होगा। रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास जो अगला चैप्टर आ रहा है एनसीईआरटी का। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम 6.27 में प्रॉब्लम का रहा है A bolt of mass 0.3 kg falls from the ceiling of an elevator moving down with uniform speed 7 meter per second. It hits the floor of elevator length 3 meter and does not rebound. What is the heat produced by the impact? Would your answer be different if elevator were stationary? जैसा कि बच्चों मैंने आपको सिखाया है रिलेटिव मोशन के समय कि ऑब्जर्वर को हमेशा रखिए उसी रेफरेंस फ्रेम में जिस रेफरेंस फ्रेम में आपका ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। एक एलिवेटर है, ये एलिवेटर है, इसमें एक ऑब्जर्वर को मैं खड़ा कर रहा हूँ देखने के लिए, ये ऑब्जर्वर हमने खड़ा कर दिया। अब यहाँ से कोई बोल्ट गिरता है, गिर के आता है फ्लोर पर, ये आ गया। अब जैसा कि मैं बोलते आ रहा हूँ लोएस्ट पोजीशन जहां पर हो वहां पर H0 लीजिए, ठीक है। इनिशियल वैल्यू ऑफ हाइट 0 लीजिए, इनिशियल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 ले लीजिए, ठीक है। अब मैं यू आई नहीं लिख करके खाली यू लिखता हूँ, ओके। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा ऑब्जेक्ट का, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगा H हाइट अभी मैं लिख रहा हूँ mgh। जब ये यहाँ पर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा H0, पोटेंशियल एनर्जी 0, तो फिर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ तो पक्का क्या होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी।
जिस स्पीड से ये हिट कर रहा है फ्लोर को, सपोज ये स्पीड है v, तो फिर यहाँ पर होगा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी जब ये आवेगा, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट के पास में। अब देखिए हिट किया फ्लोर को, कोलिजन हुआ फ्लोर से, यदि रिबाउंड नहीं करता है, स्टिक हो गया, तो क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हीट में कन्वर्ट होंगे। यही हो गया हीट, निकाल लीजिए तुरंत आराम से। ऊपर से नीचे आया ऑब्जेक्ट, तो फिर टोटल यहाँ पर U0, अब मैं टोटल इस बार कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेथड बदल के कर रहा हूँ, लॉस गेन करके कुछ प्रॉब्लम कर दिए। अब टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि रेस्ट से ऑब्जर्वर देख रहा है कि बॉडी रेस्ट से चला है। एंड सो ऊपर टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर मैं पोजीशन को 1 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे पोजीशन को मैं कर दे रहा हूँ 2, ठीक है ना, 1 से 2 इसको 1 कर देता हूँ पोजीशन 1 पर, इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पोजीशन 2। तो फिर पोजीशन 1 पे काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोजीशन 2 पे जब आया ऑब्जेक्ट तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0, नाउ v स्क्वायर इक्वल टू, या फिर अभी रहने दीजिए mgh इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। चलिए एक इक्वेशन, नाउ हीट इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इन कोलिजन हुआ यहाँ पे, कोलिजन में कितना काइनेटिक एनर्जी का, कोलिजन विथ फ्लोर से जो कोलिजन हुए हैं ब्लॉक का, बॉडी का, बोल्ट का, तो इसमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस निकाल रहे हैं कोलिजन में। कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, कोलिजन के बाद बॉडी रिबाउंड नहीं किया है, स्टिक हो गया, तो फिर बाद की वेलोसिटी बॉडी का क्या होगा 0, ऑब्जर्वर देखेगा कि चिपक गया है बॉडी फ्लोर में, एंड सो स्पीड क्या बोलेगा ऑब्जर्वर बॉडी का 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या बोलेगा ऑब्जर्वर 0। नाउ दिस इक्वल टू, अब देखिए यहां से ये कितना हो गया mgh, एंड सो m का वैल्यू कितना है प्रॉब्लम में 0.3 kg, g का वैल्यू ले लीजिए 9.8 या 10 ले लीजिए, ठीक है 9.8 ले लेता हूं। h कितना था, h 3 मीटर से फॉल किया है, 3 मीटर। चलिए इसको जरा कैलकुलेट करिए 8.82 जूल, 8.82 जूल। अब देखिए बच्चों, यदि इसका स्पीड एलिवेटर का कांस्टेंट हो या एलिवेटर रेस्ट में हो, या ऑब्जर्वर क्या देखेगा, यही देखेगा बोल्ट यहां से निकला यहां गिरा, तो इसलिए ऑब्जर्वर को सेम रेफरेंस फ्रेम में एलिवेटर के अंदर बैठा के यदि प्रॉब्लम करिएगा बहुत आसान लगेगा, एंड सो आंसर विल बी सेम। अब अगला जो आंसर भी डिफरेंट, इफ एलिवेटर वेयर स्टेशनरी, नो आंसर विल बी सेम, ठीक है ना, आंसर हमारा होगा नो, आंसर विल बी सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा, यदि एलिवेटर रेस्ट में आ गया तो विल बी सेम, यानी कि 8.82 जूल। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, इसको फिनिश कर लेते हैं आज हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास। पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर आ रहा है, बहुत अच्छा चैप्टर जिससे हर साल आईटी में नीट में क्वेश्चन होते हैं, वो चैप्टर अब आ रहा है। चलिए पीछे से रिवीजन करिएगा आप लोग। 6.28 क्या कहता है क्वेश्चन, 6.28 इसमें क्वेश्चन करा है, ट्रॉली ऑफ मास 200 kg मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। आइए दिखाते हैं ट्रॉली, ये हो गया हमारा ट्रैक,
इस पर दिखा रहे हैं एक ट्रॉली, ठीक है, ये कोई ट्रॉली है, ये ट्रॉली चल रहा है, ठीक है। इस ट्रॉली की स्पीड मैं अभी बोल दे रहा हूँ v0। चलिए v0 की वैल्यू प्रॉब्लम में दिया है, लिख लेते हैं। कितना? ट्रॉली 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट कर रहा है मास ऑफ ट्रॉली। इसके मास को मैं कैपिटल M से डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है। कैपिटल M, ट्रॉली का मास ले लेता हूं, कैपिटल M। दिस इज 200 kg। नाउ अब कह रहा है a child of mass 20 kg runs on trolley from one end to other 10 meter away with a speed 4 meter per second relative to trolley in direction opposite to the its motion and jumps out of the trolley। चलिए बच्चों, अब कोई चाइल्ड है, चाइल्ड की मास ले लेते हैं स्मॉल m। ये 20 kg प्रॉब्लम ने दिया है, और इसका जो रिलेटिव स्पीड है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, जो रिलेटिव स्पीड है ये दिया है ट्रॉली के रिलेटिव 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। भी रिलेटिव ट्रॉली के रिलेटिव स्पीड। चलिए थोड़ा इसको दिखाते हैं चाइल्ड को। ये है चाइल्ड, ये हमारा चाइल्ड है, ठीक है, ये है चाइल्ड। अब ये चाइल्ड इधर के तरफ दौड़ता है, भी रिलेटिव इसकी स्पीड है, किसके रिलेटिव? ट्रॉली के रिलेटिव। दिस इज ट्रॉली, ये है ट्रॉली, ट्रॉली के रिलेटिव स्पीड है, भी रिलेटिव। प्रॉब्लम में दे दिया आपको, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा, खूब आए हैं कॉम्पिटिशन्स के अंदर। चलिए इसको अच्छे से सिखा देता हूँ। डिराइव कर दूंगा पहले फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला को आप कभी भी यूज कर लीजिएगा, डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन, ठीक है। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये बता दिया है प्रॉब्लम ने, ये बता दिया। मैं इसको S लिख देता हूँ, 10 मीटर, ये है 10 मीटर। चाइल्ड चला है और यहाँ से जंप लगा दिया है चाइल्ड ने, ठीक है। चाइल्ड का मास स्मॉल m है। नाउ अब हमारा क्वेश्चन है आगे, व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ ट्रॉली? ट्रॉली का फाइनल स्पीड क्या होगा? चलिए लेट फाइनल स्पीड ऑफ ट्रॉली दिस इक्वल टू, इसको मैं भी टी से नोट कर दे रहा हूं, यह हमसे डिमांड है। नेक्स्ट आपसे डिमांड है, हाउ मच हैज ट्रॉली मूव्ड फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगिंस टू रन? जितना देर चाइल्ड चला इतने देर में ट्रॉली कितना डिस्टेंस चला, इसको मैं एस टी कर देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रॉली, ये कर दे रहा हूं। चाइल्ड सपोज यहां से यहां तक टी टाइम में चला, तो ट्रॉली भी टी टाइम तक चलेगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ मोशन को स्मॉल टी बोल दे रहा हूं, ठीक है, ये स्मॉल टी बोल दिया हमने। टाइम ऑफ मोशन, जितना देर चाइल्ड चला उतना देर ट्रॉली चला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, जब कभी भी कोलिजन हो, यानी कि बॉडीज नजदीक आवे, कोलिजन हो या बॉडी सेपरेट हो, एक्सप्लोजन भी इसको नाम दिए हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन, इंपल्स जो मैंने पढ़ाया था वहां पर इस बात को बताया था आपको, ठीक है। अब कोलिजन और एक्सप्लोजन सेपरेशन में लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कर दीजिए, बस अपने आप प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए पहले लेते हैं, when child and trolley both are in condition when the child stands up to run। चलिए बच्चों थोड़ा इसको गौर कर लीजिए। तो when child and trolley both are in condition when the child stand up to run, चाइल्ड खड़ा हुआ दौड़ने के लिए, दौड़ा नहीं है अभी, खड़ा हुआ दौड़ने के लिए, इस समय
इस समय ट्रॉली और चाइल्ड दोनों एक साथ है, तो फिर टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा? तो इनिशियल टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इसको मैं पी आई बोल दे रहा हूं। तो ट्रॉली का मास कैपिटल एम, चाइल्ड का मास स्मॉल एम, दोनों की वेलोसिटी राइटवर्ड भी जीरो। एंड व्हेन चाइल्ड स्टार्ट्स रनिंग, जब चाइल्ड रन करना शुरू कर दिया, देन फाइनल मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का? इसको पी एफ बोल दे रहा हूं। तो इस समय जो है स्पीड क्या है ट्रॉली का? बीटी। एंड सो ट्रॉली का मास, ट्रॉली की स्पीड, ट्रॉली का मोमेंटम हो गया माइनस माइनस, अब इसमें से हम लोग प्लस चाइल्ड की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसको यूज करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो चाइल्ड की मास और इस समय जो चाइल्ड की रिलेटिव वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? ये होगा भी टी, ट्रॉली की वेलोसिटी माइनस भी रिलेटिव। तो मोमेंटम चाइल्ड का रिलेटिव टू ग्राउंड, ठीक है। अब हमने रिलेटिव वेलोसिटी जो आपको पढ़ाया है, तो ध्यान रखिएगा कि जो ग्राउंड के रिलेटिव velocity of child relative to ground, this equal to velocity of trolley minus v relative। v relative मतलब ट्रॉली के रिलेटिव चाइल्ड की वेलोसिटी। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए, सामने है रिजल्ट। तो फिर बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम पी एफ इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम पी आई। नाउ तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इसको मैं पूरा निकलवा देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए मैं इसको आपको डिटेल में लिखा दे रहा हूं ताकि आप कभी भूलेंगे नहीं। चलिए तो रखते हैं वैल्यू कैपिटल एम भी टी प्लस, यहां से ब्रैकेट हटा रहे हैं, प्लस एम स्मॉल एम भी टी माइनस स्मॉल एम भी रिलेटिव इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम भी जीरो। नाउ एम प्लस एम इधर लाते हैं, इन दोनों में से भी टी कॉमन ले रहे हैं। चलिए तो भी टी ले लिया हमने कॉमन। नाउ बचेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, ये रह गया माइनस एम भी रिलेटिव दिस इक्वल टू m प्लस एम भी जीरो। अब हमारा जो टारगेट है ये निकालना है, vt हमें निकालना है इस समय, ठीक है। तो vt इक्वल टू, चलिए निकालते हैं, पहले ले जाइए m भी रिलेटिव को राइट साइड, सॉल्व करते चलिए। नाउ दिस इज vt m प्लस m रखा, इसको राइट साइड ले गए, तो दिस इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम भी जीरो प्लस एम भी रिलेटिव एम यहाँ भी मिस कर रहा है, भी रिलेटिव। नाउ बी टी इक्वल टू एम प्लस एम से डिवाइड ले रहे हैं, तो क्या होगा? बी जीरो एम प्लस एम से डिवाइड लिया प्लस एम भी रिलेटिव अपॉन एम प्लस एम। नाउ अब देखिए भी जीरो, प्रॉब्लम ने हमें कितना दिया है? 10 प्लस एम स्मॉल एम कितने हैं? स्मॉल एम है हमारा 20, भी रिलेटिव कितना दिया है? 4 कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दोनों को ऐड करिए 220। नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 प्लस, ये जरा मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूं, 10.36 मीटर पर सेकेंड। अब इतने टाइम में कितना दूर ट्रॉली चलेगा? ठीक है, जितने टाइम में कि जो चाइल्ड है वो जंप किया है। चलिए निकाल लेते हैं, चाइल्ड की स्पीड है कांस्टेंट। अब ये चाइल्ड क्या देखेगा? अपने आप को, इसके ऊपर हम दौड़ रहे हैं, मतलब कि इसके रिलेटिव, फ्लोर के रिलेटिव चाइल्ड 10 मीटर चला है, एंड सो एस
रिलेटिव इक्वल टू चाइल्ड की वेलोसिटी v रिलेटिव इनटू टाइम t s इक्वल टू vt, एक्सेलरेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो फिर ये हो गया कितना 10 मीटर, प्रॉब्लम ने दिया है आपको। नाउ v रिलेटिव कितना 4 टाइम t, तो फिर t निकल जाएंगे यहां से, 4 से डिवाइड लीजिए 2.5 सेकेंड। अब इतने टाइम में ट्रॉली कितना दूर चला, एस टी ट्रॉली का डिस्टेंस, ट्रॉली के स्पीड इस समय भी टी इनटू टाइम टी, ट्रॉली में भी एक्सेलरेशन नहीं है, एंड सो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली, ये कितना है 10.36, टाइम आ गया कितना 2.5, जरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस इक्वल टू 25.9 मीटर। चलिए बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था और ये फॉर्मूला मैंने आपको निकाल दिया है। ठीक है, इस फॉर्मूला को कभी भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आता है कितना चेंज हुआ है वेलोसिटी में, ठीक है, चाइल्ड के चलने से ट्रॉली की वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, तो फिर डेल्टा भी टी इक्वल टू क्या करेंगे, पहले की वेलोसिटी v0 इसमें से माइनस कर दीजिए, vt माइनस v0 कर दीजिए, तो कितना आएगा m v रिलेटिव अपॉन m प्लस m। इसको याद रखिएगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साथ में यदि कभी चाइल्ड रन करता है ट्रॉली के डायरेक्शन में, तो ट्रॉली के डायरेक्शन में जब चाइल्ड रन करता है तो आप दोनों जगह पे वेलोसिटी का अपोजिट यानी v रिलेटिव का अपोजिट ले लीजिएगा, माइनस v रिलेटिव डाल लीजिएगा यहाँ पर। यदि चाइल्ड चलता है ट्रॉली के डायरेक्शन में, तो ट्रॉली की वेलोसिटी होगा v0 प्लस m इंटू माइनस v रिलेटिव, चेंज इन वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रॉली होगा m इंटू माइनस v रिलेटिव। चलिए बच्चों, पूरी ट्रॉली की अच्छे से प्रॉब्लम सिखा दिया हूं। अब लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास है। ठीक है, क्या है, इसको देख लें। लास्ट प्रॉब्लम है, अब इसमें दिखाई दे रहा है ग्राफ्स हैं। ठीक है ना, तो सारे ग्राफ में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बहुत टाइम लगेगा ड्रॉ करने में, आप बुक से देख लीजिएगा। बट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व in figure 6.18 cannot possibly describe the elastic collision of two billiard balls? Here are the distance between center of ball. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, ड्यूरिंग कोलिजन इंटरनल फोर्सेस लगते हैं जिससे कि इंटरनल एनर्जी चेंज होता है, मतलब इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होते हैं टू बॉडीज के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होते हैं, एंड सो एक ग्राफ इसमें आपका सही है, ये है ग्राफ नंबर 5। ग्राफ नंबर 5, तो क्वेश्चन 6.29 में, सॉरी 29 में हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर जनरली। ठीक है ना, जनरली, नॉट फॉर ऑलवेज, जनरली। तो फिर ग्राफ 5, ये ग्राफ जो 5th ग्राफ है हमारा, दिस ग्राफ 5 इज करेक्ट, ये बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को। ठीक है, बाकी जो है कोई ग्राफ जो है वो इलास्टिक कोलिजन पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। चलिए बच्चों, हम लोगों ने सारे प्रॉब्लम चैप्टर 6 का कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ मास यानी एनसीईआरटी चैप्टर 7 एंड रोटेशनल डायनामिक्स। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।